हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। हम इस लेक्चर में करेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स के यूनिट 1 स्थिर विद्युत के इकाई 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की लाइव क्लासेस की शुरुआत। यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि एक विद्युत शब्द यहाँ पर आया हुआ है। क्या शब्द आया हुआ है? विद्युत। ये जो विद्युत है इससे ये विद्युत शब्द बना हुआ है। तो हम यहाँ पर जान लेते हैं कि विद्युत आवेश, इन दोनों को हम फिलहाल के लिए अलग अलग मानते हैं। तो सबसे पहले हम इस विद्युत की बात करते हैं कि विद्युत क्या होता है। तो विद्युत क्या होता है? तो विद्युत जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। ये क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। हम इसको बहुत ही शॉर्ट में समझ रहे हैं कि विद्युत क्या है। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊर्जा तो है, तो क्या काम में आती है? ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती है, जो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती है। विद्युत क्या होती है? तो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण से क्या होता है कि पदार्थ में हल्की वस्तुओं का जो गुण, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण है वो उत्पन्न हो जाता है। और चूंकि ये जो विद्युत ऊर्जा होती है ये कैसे बनती है? यह बनती है जब ये जो विद्युत ऊर्जा है, जब विद्युत या तो घर्षण से या रगड़ने से उत्पन्न होती है। जब विद्युत या तो घर्षण से या फिर रगड़ने से उत्पन्न होती है तो इसे घर्षण विद्युत कहा जाता है। कौन सी ऊर्जा कहा जाता है इसे? घर्षण विद्युत ऊर्जा इसे कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब यह पदार्थों को घर्षण करने से या फिर रगड़ने से उत्पन्न होती है तो इसे घर्षण विद्युत कहा जाता है। और इन पदार्थों में क्या होता है? और इन पदार्थों में यह गुण होता है, उन्हें हम विद्युन्मय पदार्थ बोलते हैं। तो जिन पदार्थों में यह गुण होता है, क्या गुण आ जाता है, उन्हें विद्युन्मय पदार्थ बोला जाता है या विद्युन्मय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विद्युन्मय। उन्हें पदार्थों को हम बोलते हैं। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, और विद्युन्मय पदार्थ यानी कि इलेक्ट्रीफाइड। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रीफाइड इनको बोला जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि विद्युत से शब्द बना है विद्युत आवेश। विद्युत से कौन सा शब्द बना है? विद्युत आवेश शब्द बना है। हम इसकी बात कर लेते हैं। विद्युत आवेश इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इसे क्या बोला जाता है? एक इलेक्ट्रिक चार्ज से बोला जाता है आवेश को। तो आवेश क्या है? तो आवेश जो है एक भौतिक राशि है। आवेश क्या है? एक भौतिक राशि है ये। तो आवेश क्या है? एक भौतिक राशि है जिसको कोई पदार्थ यदि ग्रहण कर लेता है, यह त्याग देता है, तो जो पदार्थ होता है वो विद्युन्मय हो जाता है। यानी कि जो पदार्थ है वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उसमें आ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, यदि हम एक कंघा लेते हैं, क्या लिया हमने? एक कंघा लिया हुआ है। क्या लिया? कंघा लिया। यदि हमने उसको अपने सूखे बालों में उसको रगड़ा, है ना, सूखे बालों में क्या करा? रगड़ा। और उसके नीचे यदि हम छोटे छोटे जो जो कागज़ के यदि हम टुकड़े बिछा दें और इस कंघे को इसके पास में ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो कागज़ के टुकड़े हैं वो कंघे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इस पर हम क्या बोल सकते हैं? जो जो कोम्ब है, जो कंघा है, वो क्या है? विद्युन्मय पदार्थ बन गया है। तो ठीक वही है आवेश। तो आवेश कैसा है? तो आवेश एक भौतिक राशि होती है जिसको ग्रहण कर लेने के बाद में जो आवेश होता, जो पदार्थ होता है वो क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। और क्या करता है ये विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। एक भौतिक राशि है और ये विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लग जाता है। विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन
करने लग जाता है। जब ये भौतिक राशि है तो ध्यान रहे, जब भी फिजिक्स में भौतिक राशि की बात होती है तो यहाँ पर उसका मात्रक भी आ जाता है, उसका विमेय सूत्र भी आ जाता है यहाँ पर। तो और राशि भी आ जाती है, किस प्रकार की यह राशि होती है। तो जो आवेश होता है, ये आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसे राशि है? ये एक अदिश राशि है। अब इसका हम मात्रक देख लेते हैं कि मात्रक क्या होता है। जो आवेश होता है इसका मात्रक गुलाम होता है, ये होता है ऐसे पद्धति में। और इसका जो मात्रक है वो एब गुलाम होता है, एक CGS पद्धति में। दो पद्धतियाँ विशेष तौर पर हमें याद रखनी है, एक SI पद्धति और एक CGS पद्धति। हमें 11th क्लास में पढ़ा था कि 4 पद्धतियाँ होती है, SI पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति, है ना। तो ये दो तो ये लिख दी यहाँ पर SI और CGS, इसके साथ दो और होती है MKS का विस्तृत रूप भी SI होता है और एक होता है FPS। तो हमें इन दोनों को अच्छे से करना है। तो मात्रक क्या होता है आवेश का? तो ये होता है कूलाम SI पद्धति में, और इसका जो CGS में मात्रक होता है वो होता है एब कूलाम। साथ ही यदि हम इस कूलाम की बात करते हैं कि तो इसका जो संकेत होता है वो हम संकेत के रूप में से बताते हैं C से। तो संकेत क्या होता है? C, कूलाम यानी कि C। और यदि हम इसका विमीय सूत्र देखें, क्या देखें हम? विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसका विमीय सूत्र होता है आवेश का A, A T। क्या विमीय सूत्र होता है आवेश का? AT होता है, या हम चाहें तो इसे M0 L0 TAB लिख सकते हैं। अब ये आया कैसा है? तो आपने ये सूत्र देखा होगा कि धारा बराबर की, धारा का जो सूत्र होता है, धारा क्या होती है? आवेश बटा समय होता है, आवेश बटा समय। यदि हम धारा को धारा का इंटू समय के साथ में कर दें तो आवेश का मान मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमें आवेश का मान? तो ये मिलेगा धारा इंटू समय। तो यानी कि जो आवेश बराबर हो गया वो क्या हो गया? धारा इंटू समय हो गया। और धारा को हम बताते हैं, धारा का विमीय सूत्र होता है ए और समय का विमीय सूत्र होता है टी। तो इस प्रकार से इसका विमीय सूत्र क्या बन गया? AT बन गया। ये आवेश जो है कितने प्रकार का होता है। तो हमने क्या किया कि एक छड़ ली जो कांच की बनी हुई थी, ठीक है। हमने क्या करा? एक कांच की छड़ ली और एक और कांच की छड़ ली यहाँ पर। इन दोनों छड़ों को हमने क्या किया? एक आधार से इनको बांध दिया। आधार से क्या करा? हमने इनको बांध दिया। और इन दोनों छड़ों को जो रेशम का कपड़ा होता है, रेशम का कपड़ा होता है, उन दोनों कपड़ों से इन दोनों को रगड़ा। अब रगड़ने से क्या हुआ कि इन दोनों के मध्य घर्षण हुआ, कांच और रेशम के कपड़े के मध्य में। तो इन पर कोई ना कोई चार्ज आ गया। कौन सा आवेश आया ये हमें नहीं पता, ये अभी इसकी बात हम करेंगे। तो जब हम इन दोनों को पास में ले जाते हैं तो इन दोनों में क्या होने लगता है? इन दोनों में प्रतिकर्षण होने लगता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। तो यानी कि जब हम इस प्रकार से दोनों कांच की छड़ें लगी हुई है और इन दोनों को रेशम के कपड़े से हमने क्या कर दिया? घर्षण करा और इन दोनों को पास में ले गए। तो इनमें क्या हुआ? तो इनमें हमें प्रतिकर्षण देखने को मिला। अब वैसे ही हमने एक एक्सपेरिमेंट और किया। आप चाहें तो इस जो दूसरा जो कांच की छड़ है इसको बांध भी सकते हैं और नहीं भी बांध सकते हैं। तो हमने क्या किया? अब ये तो कांच की छड़ हमारे पास एक तो पड़ी हुई थी जिसको हमने बांध दिया था, और इसका भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब हमने क्या करा? यहाँ पर एक और छड़ ली जिसको हम क्या करते हैं? एबोनाइट की छड़ हमने ली, एबोनाइट की छड़ ली। और एबोनाइट की छड़ को हमने क्या करा? ऊनी कपड़े से रगड़ा। सेम एक और छड़ हमने ली, उसको भी क्या करा? एबोनाइट की छड़ से हमने एबोनाइट की छड़ ये थी, इसको हमने ऊनी कपड़े से रगड़ा। अब क्या करा? हम इन दोनों को रगड़ने के बाद इन दोनों को पास में लेके आए। जब पास में लेके आए तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इन दोनों में वापस से प्रतिकर्षण हुआ है। क्या हुआ है? प्रतिकर्षण हुआ है, ठीक है। लेकिन अब हमने ये करा
हमने क्या किया, अब हमने ये करा कि हमने एक तो ली कांच की छड़ और एक ली हमने एबोनेट की छड़, एबोनेट की छड़। इन दोनों को, कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से आवेशित कर दिया रगड़ के, और एबोनेट की छड़ को हमने क्या कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, ऊनी कपड़े से रगड़ कर आवेशित कर दिया। लेकिन अब की बार हम जो देख रहे हैं वो इसका उल्टा है, अपोजिट है। ये दोनों जो छड़ें हैं ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है। क्या करती है, ये आकर्षित करती है। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों ने पाया कि ये इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है। तो इन्हीं वजह से उन्होंने देखा कि आवेश जो है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, जो आकर्षण करते हैं या प्रतिकर्षण करते हैं। तो आवेश कौन कौन से हो गए, तो आवेशकों का नाम उन्होंने रख दिया। एक धन आवेश रख दिया और एक ऋण आवेश रख दिया। एक धन आवेश रख दिया और एक ऋण आवेश रख दिया। धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है और ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो कांच की छड़ थी, तो कांच की छड़ पर जो है वो हमेशा धनात्मक आवेश होता है, जिसको हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा था। तो रेशम का जो कपड़ा है उसमें ऋण आवेश आ जाता है। वैसे ही यदि हमने यहाँ पर ऊनी कपड़े की हम बात करें, जो इसको हमने एबोनाइट की छड़ से रगड़ा था, तो जो एबोनाइट की छड़ है उसमें जो आवेश आता है वो ऋण आवेश आ जाता है, और ऊनी कपड़े में कोई प्लस आवेश, धनात्मक आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के आवेश हो गए, एक धन आवेश हो गया और एक ऋण आवेश हो गया। अब इनमें इन दोनों आवेशों के मुख्य रूप से दो गुण हैं। पहला गुण यह है कि समान आवेश जो होते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कांच की छड़ थी, ये भी इसमें प्लस था, और यहाँ पर भी कांच की छड़ थी, प्लस था। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। और यहाँ पर ये एबोनेट की छड़ थी जिसमें माइनस आवेश था, और यहाँ पर भी माइनस आवेश था, तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। तो समान आवेश में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। जबकि इसका उल्टा है, जब हम यहाँ पर एक कांच की छड़ लेके आए थे और एक एबोनेट की छड़ लेके आए थे, तो कांच में धनावेश होता है और एबोनेट की छड़ में ऋणावेश होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। तो हमें ध्यान रखना है कि जो असमान आवेश होता है उनमें आकर्षित पदार्थों को क्या, ये दोनों क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है और असमान आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। अब यहाँ से हमने देखा है कि इन दोनों को रगड़ने से क्या हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ। इन दोनों को रगड़ने से क्या उत्पन्न हुआ है, आवेश उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि जब कांच की छड़ को, इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका मुख्य कारण क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन ही इनका मुख्य कारण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या बोलते हैं, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो कांच की छड़ है वो तो धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसका उल्टा यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या होगा, जब हम आपस में रगड़ेंगे तो ऊनी कपड़े से जो इलेक्ट्रॉन है वो एमोनाइट की छड़ पे चले जाएंगे। इस प्रकार जो ऊनी कपड़ा है, ऊनी कपड़ा जो है वो धनावेशित हो जाता है और एमोनाइट की छड़ जो है वो ऋणावेशित हो जाती है। अब इन्हीं गुणों के आधार पर जो पदार्थ है वो बन जाते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के बन जाते हैं, तीन प्रकार के। आपने नाम सुना होगा, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक, कुचालक, अर्धचालक। चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक यानी कि कंडक्टर होते हैं, कुचालक यानी कि इंसुलेटर होता है, और अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर होते हैं। चालक वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाए वो चालक कहलाते हैं, जिनमें
बिल्कुल भी नहीं होता है वो कुचालक कहलाते हैं। और जिनमें सामान्य जो ताप है उस पर तो विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन हम जब ताप बढ़ाते हैं तो इनमें विद्युत का प्रवाह होने लग जाता है। ये अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण भी आपको पता है कि जो चालक होते हैं उनके उदाहरण धातु होती है, पृथ्वी होती है, मानव शरीर और जंतु शरीर जो होते हैं वो चालक के उदाहरण होते हैं। और वो चालक के उदाहरण जिनमें से धारा नहीं बहती है या विद्युत का प्रवाह नहीं होता है वो उदाहरण हो जाएंगे, जैसे कि रबर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया। ये विद्युत कुचालक होते हैं। इन्हें हम विद्युत रोधी पदार्थ भी बोलते हैं, यानी कि ये विद्युत को रोकने का काम कर रहे हैं, विद्युत रोधी बोलते हैं, या इन्हें अचालक पदार्थ भी बोलते हैं। उसके बाद आता है अर्धचालक सेमीकंडक्टर। तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, इनकी चालकता बढ़ जाती है। समान ताप पर तो नहीं बढ़ती है, लेकिन ताप बढ़ाते हैं तो इनकी चालकता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इसके जो बेस्ट उदाहरण है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या उदाहरण इसके, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन दोनों ये इसके उदाहरण हैं। अब हमने यहाँ पर देखा था पहले कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक दूसरे से स्थानांतरित हो रहे थे लेकिन नष्ट नहीं हो पा रहे थे, है ना। जब हमने रेशम की छड़ से रेशम को की कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ा था तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ट्रांसफ़र हुए थे, न कि नष्ट हुए थे, चेंज नहीं हुए थे। तो यहाँ पर इसी के संबंध में एक नियम आ जाता है जिसे हम बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का नियम बोलते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी जो पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ हुआ, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं हम उसको वियुक्त पदार्थ या पृथक्कृत निकाय बोलते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम इनको बोला जाता है। तो किसी भी पदार्थ में जो आवेश रहता है वो संरक्षित रहता है। या हम इसको सिंपल भाषा में समझे कि जो आवेश है इसको हम न तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं। केवल हम इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आवेश संरक्षण का नियम यही है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है या और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद आता है इसमें अगला सिद्धांत आवेश का। देखिए बुक आपके पास अवेलेबल है तो हम यहाँ पूरा पूरा लिख के नहीं आपको बता रहे हैं, अपनी बुक में से आप इनकी जो डेफिनेशन है वो देख लें। यदि फिर भी आपको डेफिनेशन वगैरह नहीं मिलती है सही से तो आप कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर बता दें, ताकि इनके जो नोट्स हैं जो हमने पढ़ा है वो आपको अवेलेबल वहाँ पर हो जाएंगे। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत हो गया। उसके बाद आता है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। यदि फिर भी आप चाहें कि हमें पूरे लिखे हुए से पढ़ाया जाए तो आपको लिखे हुए से पढ़ा दिया जाएगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या होता है कि जितने भी आवेश होते हैं ये हमेशा पूर्णांक संख्या के पूर्ण गुणज होते हैं। यानी कि जो आवेश होते हैं, जैसे किसी पदार्थ पर आवेश कैसा होता है, 1 कूलाम आवेश हो गया, 2 कूलाम आवेश हो गया, -3 कूलाम आवेश हो गया, -7 कूलाम आवेश हो गया। इस प्रकार से ये जो संख्या है ये पूर्ण संख्या रहती है। तभी आवेश ऐसा नहीं होता कि 1/2 कूलाम आवेश है ना, क्या है, 1/2 कूलाम आवेश है। इस प्रकार से ये आवेश नहीं रहता, ये किसी न किसी पूर्ण संख्या का एक क्या होता है, पूर्णांक या पूर्ण गुणज होता है। तो आवेश का जो क्वांटीकरण सिद्धांत है हम इसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, Q बराबर NE। क्या होता है, Q बराबर NE होता है, या आप चाहें तो Q बराबर +-NE भी यहाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेश होता है ये परिमाण में आवेश की जो मूल इकाई होती है E, इसका एक पूर्ण गुणज होता है। आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई कौन सी है, तो मूल इकाई इसकी ई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन। मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज होते हैं।
और एन क्या है, एन क्या है, तो एन पूर्णांक है, +-1 +-2 +-3 +-4, इस तरह से यहाँ पर एन जो है ये इस प्रकार की संख्या होती है। अब आवेश का क्वांटीकरण का क्या कारण होता है ना, क्वांटीकरण होता है तो क्यों होता है, क्या कारण होता है, तो हमने देखा कि जब हम पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, जैसे दो छड़ें हमने ली थी, इनको अलग अलग कपड़े से हमने क्या करा था, आवेशित किया था, तो इनमें क्या हुआ था, छड़ों में, जैसे कांच की छड़ थी, हमने रेशम के कपड़े से इनको आकर रगड़ा था, तो क्या हुआ था कि रगड़ने से जो इलेक्ट्रॉन था, कांच की छड़ का जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, रेशम की कपड़े में चला गया था। और यहाँ पर क्या हुआ था कि हमने जो एबोनाइट की छड़ ली थी और उसको ऊनी कपड़े से आवेशित किया था, तो क्या हुआ था यहाँ पर कि ऊनी कपड़े से जो इलेक्ट्रॉन था वो चल के एबोनाइट में आया था, तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा था, जो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जा रहा था, तो इस कारण से क्या होता है कि इस ई की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसीलिए जो आवेश है वो इस ई का पूर्ण गुणज होता है। अब जो ई का पूर्ण गुणज हुआ तो ई का कुछ ना कुछ मान भी होगा, है ना, जब ई जो है ये पूर्ण गुणज हुआ तो ए का कुछ ना कुछ मान होता है, तो कुछ जो मान होता है ए का वो हमें ध्यान रखना है कि ए का मान कितना होता है। एन का मान हमें पता चल गया, क्या हुआ, एन बराबर +-1 +-2, इस प्रकार से इसका मान होता है। तो जो ई है तो इस ई का भी कुछ मान होता है, तो ई का जो मान होता है वो हमें ध्यान रखना है, इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ये इसका मान होता है। और जो ई होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन, इसको हम मूल आवेश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मूल आवेश भी से बोला जाता है। तो ई का मान कितना हुआ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम हुआ, जिसे मूल आवेश हम बोलते हैं। अब ये फॉर्मूला आप यहाँ देख पा रहे हैं कि Q बराबर +-NE या NE होता है। प्लस माइनस यहाँ पर खाली ये बताते हैं हमें कि जो आवेश है वो धन आवेशित है या फिर ऋण आवेशित है। यदि धन में मान प्राप्त हो रहे हैं, प्लस में मान प्राप्त हो रहा है कोई भी, तो हम बोलेंगे कि वह जो आवेश है वह धन आवेशित है। यदि हमें माइनस में वैल्यू मिल रही है तो हम बोलेंगे कि जो पदार्थ है वो, जो आवेश है वो ऋण आवेशित है। तो हम इसका एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक पदार्थ में क्या है, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं पूरा, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो उसमें आवेश की मात्रा एवं आवेश का प्रकार बताइए। आवेश की मात्रा और आवेश का प्रकार बताइए। तो देखिए हम इस प्रकार इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, तो एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि 100 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 100 इलेक्ट्रॉन क्या है, तो ये फॉर्मूला हम अपने दिमाग में लेके आए कि Q बराबर NE होता है। क्या होता है, Q बराबर NE होता है। तो देखिए Q क्या होता है कि Q तो आवेश होता है, तो आवेश यहाँ दिया हुआ नहीं है, ये मूल आवेश जिसका मान फिक्स होता है। तो बचा हुआ कौन है, N बचा हुआ है, तो N क्या होगा, तो ये संख्या होगी। तो 100 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या है, N बराबर, तो यहाँ पर 100 दिया हुआ है। E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होती है। तो बचा कौन है, Q बचा हुआ, Q हम फाइंड कर लेते हैं, वैल्यूज़ यहाँ रखते हैं। Q बराबर NE यानी कि 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सॉल्व करेंगे, तो Q बराबर क्या होगा, ये 100 है यानी कि 10 की घात 2 है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, है ना। तो Q बराबर क्या हो गया, गुणे में घातें जुड़ती है, तो 10 की घात 2 और ये 10 की घात -19, घातें जुड़ जाएगी तो 2 घात कम चिन्ह के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जोड़ या घटाव कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻17 गुलाम आ गया। ये
उस पदार्थ पर ये आवेश है। कितना आवेश है? 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम्ब उस पर आवेश है। अब हमें बताना था कि ये तो आवेश का मान बताना था, तो आवेश का मान तो ये आ गया। अब हमें उसका प्रकार बताना है कि वो धन आवेश है या फिर ऋण आवेश है। तो यहाँ पर एक बात थी, क्या बात थी? यहाँ पर एक बात थी कि उसमें क्या है? कमी है। क्या है? उस पर कमी है। अब कमी का मतलब हम जानते हैं, जैसे ये कोई पदार्थ है ना, इसमें मान लिया जाए 5 इलेक्ट्रॉन है। अब कमी हो रही, कमी कैसे हुई कि 5 इलेक्ट्रॉन से यहाँ इस पदार्थ में 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? जब इस पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में जाएगा। कैसे रहेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, किसी दूसरे पदार्थ में, दूसरी वस्तु में जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो था इसमें से इसमें गया, है ना, इसमें से इसमें गया। जो देने वाला होता है वो दाता होता है ना, उसके बाद मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया। जब दे दिया तो ये कौन सा होगा? तो ये धन आवेशित होगा पदार्थ। जो लेता है वो ऋण आवेशित आ जाता है, यानी कि उस पर कर्जा चढ़ जाता है, ये कर्जा देता है। देने वाला दाता कहलाता है ना। तो इस पदार्थ से, इस वस्तु से क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन दिए थे। इसने क्या करा था? इलेक्ट्रॉन दिए। इसने क्या करा था? इलेक्ट्रॉन लिए। जो देता है वो धन आवेशित रहता है, जो लेता है वो ऋण आवेशित रहता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? एक उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु को दे रहा था। तो यहाँ पर ये जो वस्तु है, ये वस्तु हो जाएगी धन आवेशित। हम लिख देते हैं यहाँ पर, अतः इस वस्तु में या इसमें धन आवेश है। यदि यहाँ पर बोला जाता है कि उसमें कमी नहीं, उसमें क्या है? अधिकता है। अधिकता मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था? ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन ले रहा था, मतलब ये पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया, तो अधिकता है। अधिकता है मतलब कौन सा आवेश होगा? उस पर ऋणावेश होगा। उस पर क्या होगा? ऋणावेश होगा। ऐसा ही एक न्यूमेरिकल हम और देख लेते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से एक न्यूमेरिकल हम और देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार से, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत सी बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि एक कूलम्ब आवेश में, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इन दोनों को रिलेट करने वाला जो सूत्र है, फॉर्मूला कौन सा है? तो वो सूत्र एक ही है, Q बराबर NE, है ना, Q बराबर NE। अब यहाँ हम जानें कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दी गई है। तो क्वेश्चन हम देखें तो एक कूलम्ब आवेश है। एक कूलम्ब आवेश, इसका मतलब क्या हुआ कि Q बराबर एक कूलम्ब दिया गया है। Q बराबर क्या दिया गया है? एक कूलम्ब दिया गया है। E का मान हमें पता है, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो बचा कौन है? N। N मतलब क्या? संख्या। किसकी संख्या? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है ना। N बराबर क्या निकालनी है हमें? इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। तो यहाँ से यदि हमें N निकालना है तो इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं कि N बराबर Q/E। ये फॉर्मूला यहाँ से चेंज हो जाएगा इस प्रकार से। वैल्यूज़ रख लें यहाँ पर, तो N बराबर हो जाएगा Q यानी कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, सोल्व करने की सिंपल सी मेथड है कि सबसे पहले घात को ऊपर पहुँचा दें, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻, कितना होगा ये? पॉजिटिव 19/1.6, है ना। हमने क्या करा? नीचे से पॉइंट हटा दी, ऊपर क्या हो गया? इंटू 10 हो गया। तो यहाँ पर तो n बराबर हुआ, वो हो गया 10 इंटू 10 की घात 19 बटे
16 बन गया। अब यहाँ ऊपर बटे के ऊपर 10 है, यहाँ पर 16 है, ऊपर संख्या छोटी है, इसको बड़ी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 के पास 19 जीरो है, 10 के बाद कितनी जीरो है 19, तो एक जीरो इधर ले आते हैं। तो एक जीरो इधर लेके आए तो ये बन गया 100 इंटू 10⁻18 बाई 16। अब यहाँ पर इसको दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, 100 को डिवाइड कर लेते हैं 16 से। 16 से डिवाइड यदि आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18। अब ये क्या है, संख्या है, तो संख्या के पीछे जो है कुछ भी मात्रक नहीं लगता है। तो 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 कूलम आवेश में ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 यहाँ पर इसकी संख्या होती है आवेश का एक्रोनियम, आवेश से संबंधित एक्रोनियम जिसे हम बोलते हैं आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि जो विद्युत आवेश होते हैं, विद्युत आवेश जो होते हैं वो योज्य होते हैं। अब योज्य कैसे होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो पदार्थ में जो भी आवेश होगा तो उसके अंदर उपस्थित जितने भी आवेश रहेंगे, कुल इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उन सभी का जो योग होता है वो आवेशों की योज्यता कहलाती है। जैसे कि मान लो कि कोई एक पदार्थ है, इस पदार्थ पर बहुत सारे आवेश हैं, जैसे इस पदार्थ में Q1 आवेश है, इस पदार्थ में Q2 आवेश है, इस प्रकार पदार्थ में Q3 आवेश है, सेम इसमें बहुत सारे आवेश है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो जितने भी यहाँ पर आवेश हैं ये जोड़ सकते हैं, इन्हें जोड़ा जा सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं आवेश की योज्यता का नियम या आवेश की योज्यता। तो कुल आवेश जो होगा क्या होगा, कुल आवेश जो होगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो आवेश होते हैं उनको आपस में जोड़ा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है इस प्रकार से कि किसी पदार्थ में या किसी निकाय में, किसी पदार्थ में प्लस इलेक्ट्रॉन है, प्लस ई यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन हो गया है ना, ये है -3e 5e यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन, और -7e, और क्या है -7e आवेश है। तो इस पदार्थ पर कुल कितना आवेश होगा, इस पदार्थ पर कुल कितना आवेश होगा। जब आवेश को हम जोड़ सकते हैं, चाहे वो आवेश के फॉर्म में हो चाहे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो, तो हम यहाँ इनको भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ है Q1 इक्वल है प्लस ई, Q2 इक्वल है -3e, Q3 इक्वल हो 5e और Q4 इक्वल है -7e। तो यहाँ पर जो हम आवेश जोड़ेंगे वो इनके चिन्ह के अकॉर्डिंग ही जोड़ेंगे। तो Q बराबर जो टोटल आवेश है वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो इन सबको ऐड कर दें तो प्लस ई यानी कि ई, Q2 का मान कितना था -3e, तो ये हो गया -3e, ये हो गया Q3 का 5e प्लस 5e, और ये हो गया -7e। यहाँ पर आप इन सबको जोड़ दें, प्लस वाला हम एक साथ जोड़ लेते हैं, तो e और 5e 6e हो गया, और 7e और ये 3e, तो कितना हो गए 4e हो गए माइनस के। तो यहाँ पर जो इस पदार्थ में कुल आवेश आया है ये हो गया माइनस का 4e। तो ये जो आवेश होता है क्या होता है, इनको हम जोड़ सकते हैं। उसके बाद अब जब आवेश हो गया तो इसके मात्रक हमने देखा था, आवेश के अन्य मात्रक, अन्य मात्रकों में कौन कौन आता है, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है कूलम।
इसको हम से बताते हैं, ये सबसे बड़ा मात्रक है और ये इसका व्यवहारिक मात्रक भी होता है, ध्यान रखें। उसके बाद कूलाम के बाद आता है माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम जिसे म्यू और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है मिली कूलाम जिसे स्मॉल एम और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और भी होते हैं, एक और मात्रक होता है इसका सीजीएस में हमने देखा था ए गुलाम यानी कि एब गुलाम होता है ना। तो यहाँ पर हम इन सब का जो संबंध है वो भी देख लेते हैं। एब गुलाम भी हम यहाँ लिख लेते हैं, एब गुलाम। अब जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हर एक जो यूनिट दी गई होती है उसको ऐसे पद्धति में कन्वर्ट करके हमें सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो ऐसे पद्धति में क्या है, गुलाम है तो ये सारे को आपको गुलाम में चेंज करना पड़ेगा। तो गुलाम में हम इसकी वैल्यूज देख लेते हैं कि माइक्रो कूलाम, तो एक माइक्रो कूलाम जो होता है, एक माइक्रो कूलाम जो होता है ये होता है 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर। 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर होता है। एक मिली कूलाम बराबर कितना होता है, तो ये होता है एक मिली कूलाम बराबर 10⁻³ कूलाम। 10⁻³ कूलाम होता है। उसके बाद अब आ गया एब कूलाम। तो एब कूलाम कितना होता है, तो एब कूलाम होता है ये 10 कूलाम। एब कूलाम यानी कि कितना कूलाम होता है, 10 कूलाम होता है। सिर्फ 10 कूलाम, या इस पर कोई भी घाते नहीं है। तो ये यहाँ पर अन्य मात्रक हो गए थे। तो हम आज के लेसन में यहाँ तक ही रखते हैं, और आने वाले जो लेक्चर है हम उसमें कूलाम जो मात्रक है और कूलाम वैज्ञानिक भी है जिसके अकॉर्डिंग ही यह मात्रक रखा गया है। तो हम यहाँ आगे कूलाम का नियम और आगे इस पार्ट में जो भी इम्पोर्टेंट्स या जो भी लेसन जो भी टॉपिक आते हैं उनको क्लियर करेंगे। जो भी डाउट यदि आपको आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।